वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में समझेंगे। मगध साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्राचीन भारत के इतिहास में, क्योंकि जो भारत के महत्वपूर्ण वंश है जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश है, नंद वंश या फिर मौर्य वंश, इन सबका उत्कर्ष मगध की धरती से होता है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मगध के बारे में। महाजनपदों के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण अंततः मगध का सबसे शक्तिशाली राज्य व विशाल साम्राज्य के केंद्र के रूप में उद्भव हुआ। देखिए जो महाजनपद होते 16 महाजनपद, जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के थे। अब इनमें आंतरिक संघर्ष होता है, मतलब सब आपस में लड़ते हैं, तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में बाहर निकल के आता है। राजनीतिक प्रभुत्व का उदय बिंबिसार के साथ हुआ, जो हर्यक वंश से संबंधित था। उसने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक राज किया था। देखिए राजनीतिक प्रभुत्व जो मगध का सामने आते हैं ये बिंबिसार के समय में आता है, जो कि हर्यक वंश का शासक होता है। कुल 52 वर्षों तक शासन करता है और मगध की गरिमा को बढ़ाता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश वृहदत्त वंश था, जिसका संस्थापक वृहद्रथ था। उसके पुत्र जरासंध ने गिरिव्रज राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। तो जो पुराण से जानकारी प्राप्त होती, पुराणों से ऐसी जानकारी प्राप्त होती कि जरासंध मगध पर शासन करने वाला पहला शासक होता है। और इस नगर के अन्य नाम होते कुशाग्रपुर, वसुमती, मगधपुर, वृहदत्तपुर और बिंबिसारपुरी। और बौद्ध ग्रंथ क्या बताते हैं? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश हर्यक वंश होता है। अब देखिए हर्यक वंश जो कि मगध पर शासन करता है। अब इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले शासक आता है बिंबिसार। बिंबिसार बुद्ध और महावीर का समकालीन था। तो देखिए समकालीन तथ्यों को जरूर याद रखिएगा, पेपर में ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं कि कौन शासक किसके समकालीन होते हैं। बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन होते हैं। श्रोणिक या फिर सोनीय सैनिक बिंबिसार की उपाधि, तो इसकी उपाधि है श्रोणिक या फिर सोनी। इसकी राजधानी राजगृह गिरिव्रज थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस और मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस मिलते हैं। देखिए जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे दीपवंश, तो दीपवंश में इसके पिता का नाम क्या बताया गया? बोधिस, और मत्स्य पुराण में बताया गया क्षेत्रोजस। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश का था। जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र कुणिक, हल, वेहल, अभय, नंदीसेन और मेघ कुमार थे। तो बुद्ध चरित्र इस ग्रंथ के अनुसार ये पता चलता है कि बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित होते हैं। और जैन लेखकों ने इसके कुछ प्रमुख पुत्रों के बारे में गिनाए हैं। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक राजवैद्य जीवक को बुद्ध और संघ की चिकित्सक नियुक्त किया था। राजवैद्य जीवक को इसने क्या किया? बुद्ध के लिए और संघ के लिए चिकित्सक नियुक्त किया। आरंभ में बिंबिसार और अवंती नरेश प्रद्योत के साथ प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन बाद में वो मित्र बन गए। यहाँ तक कि जब प्रजेत को पी लिया हुआ तब बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था। देखिए बिंबिसार और अवंती नरेश प्रद्योत, शुरू में इन दोनों में प्रतिद्वंदिता होती, दोनों में शत्रुता होती, लेकिन धीरे धीरे दोनों मित्र बन जाते। जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। विनय पिटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। देखिए दो अलग अलग तथ्य मिलते हैं। जो जैन लेखक है ये ऐसे बताते हैं कि बिंबिसार ने जहर खाकर आत्महत्या किया है, और विनय पिटक से यह पता चलता है कि देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दिया। अजातशत्रु उत्तराधिकारी होता है बिंबिसार का। यहाँ पर दिया अजातशत्रु हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था, और उसने अपने पिता की सैन्य विजय द्वारा विस्तारवादी नीति का पालन किया था। कुणिक और वैदेही पुत्र अजातशत्रु की उपाधियां। तो अजातशत्रु की प्रमुख उपाधि कुणिक और वैदेही पुत्र। ऐसा माना जाता है कि मगध पर राज करने की व्यग्रता में उसने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। उसी के राज्यकाल में हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में हर्यक वंश अपने सर्वोच्च सीमा पर होता है। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसी के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था राजगृह में, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अजातशत्रु का सर्वप्रथम संघर्ष अपने मामा प्रसेनजीत के साथ हुआ, जो कि बिंबिसार को मिले सलूक से व्यथित था। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से काशी राज्य को वापस करने को कहा, जिसे उसकी माता को दहेज में दिया गया था।
अजातशत्रु ने काशी को वापस करने से इनकार कर दिया और एक भयंकर युद्ध के बाद प्रसेनजित काशी को मगध के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रसेनजित इसका मामा होता है और इसने अपनी बहन को काशी दहेज में दिया था। मतलब जब इनकी शादी होती तो यहाँ पे दहेज में दिया गया था। लेकिन जब ये अजातशत्रु के शासन को देखता है, मतलब बिंबिसार के साथ जो सलूक हुआ, इसने बिंबिसार की हत्या कर दी, तो अजातशत्रु से इसने कहा कि काशी को वापस कर दिया जाए। लेकिन अजातशत्रु इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर काफ़ी ज़्यादा भयंकर युद्ध होता है। इसी तरह से अजातशत्रु ने अपने नाना वैशाली नरेश चेतक के साथ युद्ध किया और 16 वर्ष तक चले लंबे युद्ध के पश्चात वैशाली का पराक्रम तोड़ने में भी सफल रहा। इस प्रकार उसने न केवल काशी को अपने पास बरकरार रखा बल्कि वैशाली को भी मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग किया। पहला है महाशिलाकांतक, जिसे युद्ध इंजन कहते हैं, जिसका प्रयोग गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। दूसरा है रथ मूसल, बड़ी संख्या में वध करने के लिए गदा वाले रथ। तो ये 2 नए प्रकार के इसने अस्त्र शस्त्र तैयार किए थे। महाशिलाकांतक, ये नाम याद रखिएगा, और दूसरा रथ मूसल। महाशिलाकांतक से क्या होता था कि गुलेल जैसे होता है, बड़े पत्थर फेंकने के लिए इसका यूज किया जाता था। रथ मूसल में रथ में गदा बांध दिया जाता था, जिससे काफी अधिक संख्या में एक साथ शत्रुओं को मारा जा सकता है। अब अगला शासक है उदयभद्र या फिर उदाइन। उदाइन का शासन होता है 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना है, को अपनी राजधानी बनाया, जो कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। देखिए, वर्तमान की का जो पटना है, पाटलिपुत्र जिसे पहले कहते थे, इसको इसने मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र बहुत सामरिक महत्व वाला स्थान था, क्योंकि वह मगध साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जो कि तब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पठारियों तक विस्तारित था। आगे दिए जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु और पद्मावती का संतान था। जो उदयभद्र या उदाइन है, ये अजातशत्रु और पद्मावती का संतान होता है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उदाइन पिता की हत्या कर शासक बना, जबकि जैन स्रोतों ने उसे पितृहंता नहीं बताते। देखिए, बौद्ध ग्रंथ ऐसा मानते हैं कि उदाइन ने अपने पिता की हत्या की और तब शासक बनता, जबकि जैन ग्रंथ इसे मानने से इनकार कर दे। उसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यागृह का निर्माण करवाया। वह जैन धर्म का समर्थक था। संभवतः अवंती के शासक पालक द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी। महावंश के अनुसार उसने कुल 16 वर्षों तक शासन किया था। ये सामान्य तौर पर दिख भी रहा है कि उदाइन का शासक 16 वर्षों तक होता है। अगला वंश है शिशुनाग वंश। ये 413 ईसा पूर्व के आसपास इसकी स्थापना होती है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग होते हैं। शिशुनाग पहले वाराणसी, जो कि बनारस है, में वायसराय या फिर अमात्य था, और ऐसा माना जाता है कि उदाइन के उत्तराधिकारियों द्वारा लगातार किए जाने वाले देशद्रोह से गुस्साए लोगों ने शिशुनाग की नियुक्ति राजा के रूप में की थी। मतलब उदाइन जिस प्रकार से व्यवहार करता था, उससे जो इसके मतलब लोग थे, उत्तराधिकारी थे, वो इससे झल्ला जाते और शिशुनाग को राजा के रूप में नियुक्त कर देते। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर ली। देखिए, मगध की राजधानी कैसे चल रही है। मगध की राजधानी की बात करेंगे तो सबसे पहले कहाँ पर थी, राजगृह थी, है ना। गिरिव्रज भी उसे कहते हैं। राजगृह से फिर कहाँ गया, राजगृह से पाटलिपुत्र मतलब पटना स्थानांतरित हुआ, और अब पटना से कहाँ जा रहे हैं, पटना से ये वैशाली स्थानांतरित कर दिया गया। वैशाली पहले उसकी दूसरी राजधानी थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। उसने वैशाली नगर का पुनः स्थापना करवाया, जो कि उसके माँ की जन्मस्थली थी। उसने ही सर्वप्रथम अवंती को भी जीता था। शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है अवंती, मतलब प्रद्योत वंश को पराजित कर उसने मगध का हिस्सा बनाना था। इससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्षों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता पर विराम लग गया। मतलब इसने क्या किया, अवंती को परास्त कर मगध में शामिल कर लिया, जिससे लगभग 100 वर्षों का जो युद्ध चल रहा था वो विराम पे आ गया। आगे अगला पॉइंट दिया कालाशोक। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया। यह शिशुनाग का पुत्र था। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गए। कालाशोक के समय में ही बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्म नंद ने किया था, और महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना करता है, और नंद वंश के अंतिम शासक को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, नंद वंश को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा प्रथम गैर क्षत्रिय वंश, मतलब पहला गैर क्षत्रिय वंश होता है। तो विस्तार से एक एक करके समझेंगे। अगर आप पीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।